इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं श्वसन तंत्र के ऊपर चर्चा करूंगी। श्वसन तंत्र के ऊपर चर्चा करने के पहले हम थोड़ा श्वसन के बारे में जान लें। श्वसन प्रक्रम क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम थोड़ा श्वसन के बारे में जानें। अभी तक हम लोगों ने पोषण प्रक्रम में जाना कि भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण किया जाता है पोषण प्रक्रम के अंतर्गत। और ये अवशोषित भोजन जो होता है हमारे क्षुधांत्र के मतलब छोटी आंत के स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाइस बिलरोम के द्वारा अवशोषित होकर ब्लड में चला जाता है। अब ब्लड से फिर पुनः ये हमारे शरीर के शारीरिक कोशिकाओं को उपलब्ध करा दिया जाता है। अब इसके आगे का जो प्रक्रम कि इस अवशोषित भोजन का उपयोग करते हुए अर्थात इसको विखंडित करते हुए पुनः ऊर्जा में इसका रूपांतरण ही श्वसन कहलाता है। यानी कि हम श्वसन के बारे में कह सकते हैं कि पोषण के उपरांत अवशोषित भोजन का ऊर्जा में रूपांतरण श्वसन कहलाता है। अभी तक जितने भी लोअर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा यही जाना कि ऑक्सीजन का लेना, CO2 को छोड़ना श्वसन है। लेकिन ये तो बात सही है कि ऑक्सीजन का लेना, CO2 का छोड़ना श्वसन है। लेकिन श्वसन का जो मुख्य मायने है, जो मुख्य उद्देश्य है, उसका मतलब होता है वो पोषण के उपरांत, पोषण प्रक्रम के उपरांत जो अवशोषित भोजन है उसको विखंडित करके उसका ऊर्जा में रूपांतरण करना। अब बात है कि ऊर्जा में ये जो रूपांतरण होता है अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ जीव इस प्रक्रिया को ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं, कुछ जीव इस प्रक्रिया को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं। उनके लिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य नहीं है, अर्थात उनके पाचित भोजन का, उनके अवशोषित भोजन का विखंडन के लिए, ऊर्जा में विखंडन के लिए ऑक्सीजन होना अनिवार्य नहीं है। तो इस आधार पर हम श्वसन को दो प्रकार में बांटते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन है, जो विभिन्न जीवों में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है वो वायवीय श्वसन कहलाता है। और दूसरा जो प्रकार है श्वसन का यानी रेस्पिरेशन का, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन है, जो अवायवीय श्वसन कहलाता है। इस तरह से ऑक्सीजन की उपलब्धता के आधार पर श्वसन को दो प्रकार में बांटा गया। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन जो होता है हमारी मतलब हमारे जो जीव जंतु होते हैं इसको संपन्न करते हैं। इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने जाना कि भोजन में जो अवशोषण, पोषण प्रक्रम में जो अवशोषण होता है भोजन का, उसमें भोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ग्लूकोज मतलब C6H12O6। तो जो हमारा पाचित भोजन है, पाचित भोजन का जो पाचन होता है, पाचन के उपरांत उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, यानी C6H12O6 में। अब जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उस पर हम चर्चा करेंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन यानी अवायवीय श्वसन जो होता है वो कैसे होता है और किस प्रकार संपन्न होता है। हम अभी चर्चा कर रहे हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया में जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है, जो अभी मैंने बताया 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज जो होता है H12O6 को विखंडित करते हैं। विखंडित करके मतलब इसको तोड़ के इसका विखंडन किया जाता है। तीन कार्बन कंपाउंड में इसको विखंडित करके 3 कार्बन कंपाउंड में बदल दिया जाता है। 3 कार्बन
वाले अणु में। कहने का मतलब कि इसको पाइरुवेट में बदल दिया जाता है, पाइरुवेट में। पाइरुवेट कण में जो कि होता है C3H4O3। तो ये जो प्रक्रिया होती है विखंडन की, ये जो प्रक्रिया होती है C6H12O6 तोड़ा जाता है तीन कार्बन वाले अणु में, यानी पाइरुवेट में यानी जिसका कि केमिकल फार्मूला होता है C3H4O3 में इसका विखंडन किया जाता है। यह प्रक्रिया जो होती है यह कोशिका द्रव्य में होती है। ये संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है ये कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य में होने वाली ये प्रक्रिया है। इसके उपरांत ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाले कंपाउंड में, जिसमें कि ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं किया जाता, यानी श्वसन में ऑक्सीजन नहीं लिया जाता, उसमें पाइरुवेट को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और इसके साथ जो ऊर्जा बनती है, जो ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है। कहने का मतलब इस तरह का प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया, जिसमें ग्लूकोज को विखंडित करके इथेनॉल और CO2 में और उसके बाद ऊर्जा 2 कार्बन ऊर्जा मॉलिक्यूल में, 2 कार्बन की ऊर्जा अणु में जब उनको रूपांतरित किया जाता है तो इस तरह के श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है। जैसा कि आपने कोशिका चैप्टर में पढ़ा कि कोशिका के विभिन्न कोशिकांग होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है अवायवीय श्वसन की, ये कोशिका द्रव्य में होती है। अब इसके बाद इसमें जो ऊर्जा का फॉर्मेशन, जो जैसा आप बताया, हमसे मतलब बता रही कि श्वसन में अवशोषित भोजन का विखंडन करके उनका ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है और फिर कोशिका इस ऊर्जा को विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पे ऊर्जा का जो फॉर्मेशन होता है, वो जो ऊर्जा बनता है वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है। अब देखिए 6 कार्बन कंपाउंड को बदला गया 3 कार्बन के कंपाउंड में। अब 3 कार्बन कंपाउंड का इस्तेमाल, 3 कार्बन के कंपाउंड यानी पाइरुवेट का इस्तेमाल करते हुए फिर उसको इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में और प्लस ऊर्जा 2 कार्बन ऊर्जा मॉलिक्यूल में ऊर्जा के अणु में परिवर्तित किया गया। तो ये जो संपूर्ण श्वसन की जो प्रक्रिया है ये अवायवीय श्वसन कहलाती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले श्वसन प्रक्रिया में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यानी कि जो दूसरा प्रक्रिया है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी कि C6H12O6 जो है ये कम्प्लीटली CO2 और जल में परिवर्तित होता है ऊर्जा के साथ। मतलब बीच का कोई मीडियम प्रोडक्ट, वैसा कोई लास्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है। ये डायरेक्टली CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा में कन्वर्टेड होता है, ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसमें जो विभिन्न चरण हैं, जो CO2 जल और प्लस ऊर्जा के बनने में जो चरण है वो इसको हम इस तरह से जान सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, पाइरुवेट की जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको सबसे पहले पाइरुवेट में बदला जाता है। पाइरुवेट में बदला गया, ये वही 3 कार्बन कंपाउंड है यानी कि C3H4O3। ये यहाँ तक की प्रक्रिया वायवीय और अवायवीय श्वसन की सेम है। वायवीय श्वसन में भी ग्लूकोज को पाइरुवेट में बदला जाएगा, अवायवीय श्वसन में भी ग्लूकोज को पाइरुवेट में सबसे पहले सर्वप्रथम परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद फिर जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो आपका पाइरुवेट है उसको कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
जल प्लस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी यहाँ पे ऊर्जा बनता है। अब ये जो मॉलिक्यूल ऊर्जा का है, वायवीय श्वसन में जो 2 कार्बन कंपाउंड ऊर्जा मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ, उससे कहीं ज्यादा एनर्जी वायवीय श्वसन में निर्माण होता है। कहने का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भोजन का रूपांतरण यानी ग्लूकोज का कन्वर्जन एनर्जी में होता है, उसका रूपांतरण ऊर्जा में होता है, तो ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलता है। इसीलिए जो वायवीय श्वसन होता है वो अवायवीय श्वसन से ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा लाभदायक है। अब देखिए, वायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया हुई वो कोशिका द्रव में होने वाली प्रक्रिया थी। अब यहाँ पे इस चरण, ये चरण तो कोशिका द्रव में ही होगा। ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना तो कोशिका द्रव में ही होगा। यानी कि आप एक बात का ध्यान करें, मैंने आपको बताया कि जो अवशोषित भोजन होता है वो रक्त में चला जाता है। रक्त में जाने के उपरांत वो संपूर्ण कोशिकाओं को उपलब्ध कराया जाता है। अब कोशिका उस अवशोषित भोजन का उपयोग करती है ऊर्जा के कन्वर्जन में। अब कोशिका के अलग अलग कोशिका उसके रूपांतरण, उसके कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। तो जो वायवीय श्वसन होता है उसमें भी कोशिका जरूरी है, अवायवीय श्वसन है उसमें भी कोशिका जरूरी है। अवायवीय श्वसन में जैसा मैंने बताया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुवेट में बदलता है, वो अवायवीय में भी बदलता है, वायवीय में भी बदलता है। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला जो श्वसन है यानी वायवीय श्वसन है, उसमें भी ये प्रक्रिया सेम रहेगी, ग्लूकोज पायरुवेट में बदलेगा, ये होगा कोशिका द्रव में ही। लेकिन उसके बाद का जो चरण है, ये जो पायरुवेट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी ये जो स्टेप है, यानी पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा में जो रूपांतरण है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला प्रोसेस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो यही कारण है कि जो जीव होते हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहा जाता है, तो उसका जवाब माइटोकॉन्ड्रिया है। आज इसका संपूर्ण जवाब आपको मिल जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर क्यों कहा जाता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही वो कोशिका में है जहाँ की पायरुवेट का कन्वर्जन ऊर्जा में, कंप्लीट ऊर्जा में होता है, CO2, H2O और ऊर्जा में इसका रूपांतरण होता है। यानी कि जो वायवीय श्वसन है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला रेस्पिरेशन है, उसमें जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसी भी कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो ये 2 स्थितियां हम लोगों ने जानी, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश जो वायवीय श्वसन करने वाले जीव हैं उसमें कभी कभी ऑक्सीजन का जो आवागमन है वो बाधित होता हो जाता है या कम हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि उसमें एक अलग तरह की श्वसन प्रक्रिया होती है। उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। ये वायवीय श्वसन में होने वाला श्वसन है, वायवीय श्वसन वाले जीवों में होने वाला श्वसन है। और ये जो प्रक्रिया ये ऑक्सीजन के अभाव में, मतलब कि ऑक्सीजन, पूर्ण रूप से ऑक्सीजन जब नहीं मिल रहा होता है तब श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, तो इसको ऑक्सीजन के अभाव में होने वाला श्वसन बोलेंगे। ऑक्सीजन के अभाव में, देखिए भाषा को समझिए, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ये जो तीसरा टाइप है ऑक्सीजन के अभाव में। कहने का मतलब ऑक्सीजन उपलब्ध तो हो रहा है लेकिन जितना होना चाहिए उतना ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो रहा है। से कभी कभी आप देखते हैं कि जब बहुत तेज दौड़ रहे होते हैं और तेज दौड़ते दौड़ते अचानक हाफने लगते हैं, हाँ जोर जोर से आपका हाफना होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन आपके शरीर को चाहिए, आपकी कोशिका को चाहिए ऊर्जा के रूपांतरण के लिए, दौड़ने के चलते ऊर्जा का ह्रास ज्यादा हो रहा है लेकिन उतनी मात्रा में ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा जो शरीर होता है वो एक अलग तरह का श्वसन, हमारे शरीर की कोशिकाएं एक अलग तरह के श्वसन का क्रियान्वयन करती हैं। उसमें क्या होता है, तो उसमें पहला स्टेप तो वही है,
जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6 उसका कन्वर्जन बिल्कुल उसी तरह पाइरूवेट में होता है। कन्वर्जन पाइरूवेट में यानी कि C3H4O3 में हुआ। अब इसके बाद फिर क्या होगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वायवीय शोषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण हुआ, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अलावा यहाँ पे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ये जो होता है लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, यानी लैक्टिक एसिड का प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। ये जो ऊर्जा होता है ये 3 कार्बन वाले अणु होते हैं। अवायवीय श्वसन में क्या था, 2 कार्बन वाले अणु का निर्माण हुआ था ऊर्जा में। अब यहाँ पे जो इस तरह का ऑक्सीजन के अभाव में, जो ये ऑक्सीजन के अभाव में होने वाला जो शोषण है, यहाँ पे है ऑक्सीजन का अभाव। ऑक्सीजन के अभाव में होने वाला जो शोषण है उसमें लैक्टिक अम्ल के साथ 3 कार्बन अणु वाले ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये लैक्टिक अम्ल के निर्माण के चलते जब हम दौड़ते दौड़ते हाफने लगते हैं तो मसल क्रैम्प्स भी होता है, यानी हमारे मसल्स में जगह जगह पेन, अचानक से दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है, या फिर जब मोच आती है तो वहां पे भी क्रैम्प्स होता है। तो क्रैम्प से जो दर्द होता है इसी लैक्टिक अम्ल के निर्माण के चलते वो क्रैम्प होता है या वो पेन महसूस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में होने वाला जो शोषण है उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि मसल क्रैम्प्स काउज करता है, यानी मसल में ऐठन काउज करता है, जिससे कि मसल में दर्द महसूस होता है। इस तरह से हम लोगों ने 3 अवस्थाएं देखी कोशिकीय श्वसन का, जिसका कि अगर हम सार निकालना चाहें, टोटल आउटपुट देना चाहें तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। श्वसन को अगर हम सही तरीके से बांटे तो मुख्य रूप से 3 तरीका हो सकता है श्वसन का, यानी श्वसन यानी ग्लूकोज का विखंडन। तो ग्लूकोज के विखंडन के 3 तरीके होते हैं। पहला जो तरीका ग्लूकोज का विखंडन सबसे पहले हुआ क्या चीज में, कोशिका जो प्रोसेस जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होने वाला प्रोसेस, कोशिका द्रव्य में यहाँ पे क्या बना, पाइरूवेट बना, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है C3H4O3। ये ग्लूकोज जो है कितना कार्बन कंपाउंड है, C6H12O6। अब इसका जो होता है ये 3 तरीके से विखंडन होता है। सबसे पहला जो विखंडन हो गया ये हो गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में, यानी कि इसका एग्जाम्पल है ईस्ट में होने वाला, जो ईस्ट जैसे पौधों में जो श्वसन होता है वो, इसके द्वारा क्या बनता है, सबसे पहला प्रोडक्ट जो होता है वो इथेनॉल होता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। तो जो ऊर्जा बनता है ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है। उसके बाद फिर जो दूसरा प्रोसेस, जो दूसरा तरीका होता है वो ऑक्सीजन के अभाव में होने वाला शोषण। ऑक्सीजन के अभाव में होने वाले शोषण में क्या क्या बनेगा, सबसे पहला जो प्रोडक्ट होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है और प्लस ऊर्जा बनता है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण होता है। उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि ये दोनों प्रोसेस तो कोशिका द्रव्य में ही होगा,
लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये ईस्ट में होता है, ये हमारी पेशी में होता है। हमारे पेशी बोले तो मसल्स में, हमारे पेशी में होने वाला है। ये ईस्ट में होता है। ये जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ये जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला प्रोसेस है। इसके उपरांत क्या क्या बनेगा? इसके उपरांत बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बनेगा जल और इसके साथ बनता है ऊर्जा। तो इस तरह से हम अपने किसी भी जीव के शोषण को, यानी कि ग्लूकोज के विखंडन, शोषण का मतलब हम लोग समझेंगे ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज के विखंडन को 3 पार्ट में बांटेंगे, जो कि हमारा शोषण कहलाता है। कोशिकीय शोषण के उपरांत जो ऊर्जा बनती है वो हमारे कोशिका में एटीपी के रूप में जमा हो जाता है। एटीपी मतलब ऊर्जा का करेंसी, यानी कि इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि हमारे ऊर्जा का, कोशिका में ऊर्जा का करेंसी है। जब भी ऊर्जा को खपत करनी होती है तो एटीपी के रूप में ऊर्जा का वो खपत करता है, यानी उसका इस्तेमाल करता है। जैसे इसको समझ सकते हैं कि हमारा करेंसी, नोट का करेंसी कॉइन 1 होता है। हम उसको एक कॉइन से काउंट करें तो 100 सिक्के जमा होंगे तो 100 बनेंगे, 100 का एक नोट होगा। तो वही चीज एटीपी है कि एटीपी का अपना एक अमाउंट है, वो एक पार्टिकुलर एनर्जी को कैरी करता है और एक एटीपी जो होता है पार्टिकुलर एनर्जी के बराबर होता है और ये हमारे कोशिका का एनर्जी करेंसी है, यानी कि ऊर्जा मुद्रा। ऊर्जा मुद्रा इसको हम बोल सकते हैं। अभी हम एटीपी के बारे में जानेंगे। एटीपी जिसको कहा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कोशिकीय शोषण, कोशिकीय शोषण में जो ऊर्जा बनता है वो ऊर्जा बनता है एटीपी के रूप में। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनता है। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनता है। नमक अन्य अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका के अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरफ प्रयुक्त की जाती है। यानी एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होता है, एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा निकलता है। कहने का मतलब कि एक मॉलिक्यूल एटीपी जब टूटता है, एक मॉलिक्यूल एटीपी के टूटने से लगभग 13.5 किलो जूल पर मोल के बराबर ऊर्जा का निर्माण होता है। एक एटीपी टूटता है तो 1 मॉलिक्यूल ऊर्जा का निर्माण होता है। सेल के अंदर जो ऊर्जा होती है वो एटीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट के मिलने से बनता है। यानी एटीपी का जो निर्माण होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी प्लस एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट के मिलने से बनता है ऊर्जा। जिसको कि हम बोलते हैं एटीपी। यानी जब एक मॉलिक्यूल एडीपी मिलता है एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट के साथ, तो हमारे एटीपी का निर्माण होता है। इस तरह से एटीपी जो होता है उसको हम लोग अपनी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं इसको। तो शोषण, जो कोशिकीय शोषण होता है उसमें जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो हमारे कोशिका में इसी करेंसी यानी इसी ऊर्जा के मुद्रा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको कि हमारा कोशिका समय समय पर ऊर्जा के निर्माण के लिए इस्तेमाल करता है। इसके लिए कोशिकाओं में अंतरोष्ण प्रतिक्रिया होती है, यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। मतलब थोड़ा सा एनर्जी
का इस्तेमाल करते हैं उसको तोड़ा जाता है फिर से एडीपी और एनर्जी में, और उस तरह से उस एनर्जी को फिर पुनः कोशिकाएं विभिन्न कार्यों के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो इस तरह से मैंने आज आपको श्वसन की प्रक्रिया में बताया। कल मैं जीवों में होने वाले श्वसन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन का किस तरह से उनका एब्जॉर्प्शन होता है उसके बारे में बताऊंगी, पौधों और जीवों में अलग अलग। थैंक यू।